जय माता की और जय मां शारदे। दिनेश गुरुजी ने यहाँ बुलाया, बार बार महाकाल जी के दर्शनों का अवसर ये देते हैं हमें। और महाकाल जी के तो नाम में ही जोश है, उनके दर्शन करने के बाद तो पता नहीं कैसे कैसे और जोश बढ़ जाता है। जैसे पूर्णमासी के अंदर ज्वार भाटा होता है, वैसे ही शरीर के अंदर एक मचलन होती है और दिल करता है सारा ज्ञान यहीं उड़ेल दो। बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास और सब लाल किताब के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आज जब चर्चा शुरू हुई तो अंक ज्योतिष पे हुई। तो मैं आज सोच रहा हूं कि लाल किताब पे ना बोल के मैं लाल किताब के अंक ज्योतिष और वास्तु पे बोल दूं। क्योंकि इससे हमारी जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, उनको जो खास तौर पे रिसर्च कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी चीज़ उनके हाथ लगेगी, जो शायद आज से पहले लोगों के पास पूरी नहीं थी। ठीक है, अंक ज्योतिष बहुत सारी दुनिया कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। विद्या कोई भी हो, चाहे वास्तु हो, अंक ज्योतिष हो, लाल किताब हो, वैदिक हो, कुछ भी हो, विद्या हर सही है। उसको करने वाला कौन है, डिपेंड इस पे करता है। उसने कितना अपने आप को भट्टी में तपाया है, उसने कितना इस विद्या को पाने के लिए अपने आप को मेहनत में झोंका है, इसके ऊपर डिपेंड करता है सब। तो बात करते हैं, छोड़ो सारी बातें। अंक ज्योतिष क्या है? अंक तो सही मायने में 9 ही है, और अगर हम सिंपल वे में अंकों को लेकर के चलेंगे 1 से 9 तक, आप जिंदगी में कभी भी किसी की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वही 1 नंबर का आदमी स्लम शौचालय के अंदर लगा हुआ है, और वही 1 नंबर का आदमी बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, और वही 1 नंबर का आदमी राजनीति के टॉप शिखर पर बैठा। तो ये फर्क तो है, पर ये फर्क जानोगे कहां से? ये जानना बहुत जरूरी है। आपका कोई भी नंबर, जब तक वो जन्म कुंडली के अंदर चेक नहीं कर लिया जाता कि कौन से भाव में घूम रहा है, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर क्या कर लेगा? कोई नहीं ये डिसाइड कर सकता। अगर आप 1 नंबर की बात कर रहे हो तो आपको जन्म कुंडली के अंदर देखना पड़ेगा आपका सूर्य कहां है। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि वो शुभ है या अशुभ है। और तीसरा, आपको देखना पड़ेगा कि इस सूर्य के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये उस दृष्टि से बलवान हो रहा है या परेशान हो रहा है। यानी कि अंक ज्योतिष सीखने के लिए आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी अंक ज्योतिषी नहीं बन सकता। दूसरा, अब अंक ज्योतिष में कहते हैं नहीं जी 35 नंबर लगा लीजिए कि 3 और 5 अशुभ है, बुध बृहस्पति है, आपस में दुश्मन है। बिल्कुल गलत है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध और बृहस्पति सही अवस्था में बैठे हैं, दोनों के दोनों शुभ हैं, आपको आंख बंद करके 35 नंबर की बिल्डिंग, मकान, काम जरूर कर लेना चाहिए। और अगर इनमें से एक भी खराब है तो आपको आधा फल मिलेगा, और दोनों खराब हैं तो सत्यानाश कर देंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है।
इसी तरह से आपको बाकी के सारी चीज़ों को सोचना है। अब बुध और बृहस्पति, हम जानते हैं कि बृहस्पति का 12वां घर बड़ा शुभ है, दूसरा घर बहुत शुभ है, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर बुध दूसरे और चौथे घर में राजयोग कारक माना जाता है, लाल किताब कहती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बेटा 35 नंबर लो ना, बल्कि 35 नंबर को जोड़ोगे तो शनि बनेगा, इसको जोड़ोगे तो शनि बनेगा। तो अब आपको शनि को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो शनि अगर मान लो अशुभ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो उसकी शुभता अगर बनानी है और बुध और बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको 35 नंबर की ही बिल्डिंग लेनी चाहिए। यह है नया ज्योतिष, यह है नया ज्योतिष। क्योंकि अगर दो शुभ ग्रह कोई, उनके अंक जुड़ करके कोई ऐसा अंक बनता है जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है, तो आप उसे बना दीजिए और उस अशुभ अंक का भी फायदा उठाइए कि वो अब आपको बहुत बुरा फल नहीं दे पाएगा। एक बात तो ये है। और ये बात सत्य है कि जब आप कोई भी घर, मोबाइल नंबर, आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदने लगते हैं या आप कुछ भी लेने लगते हैं, आमतौर पे कह दिया जाता है कि 27 नंबर मत लीजिए, एक चंद्रमा एक केतु है। बिल्कुल गलत है। अगर किसी के चंद्रमा और केतु शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, उसको 27 नंबर ही लेना चाहिए। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर उसका पेट खराब रहता है, गैस एसिडिटी रहती है, आंखें कमज़ोर हो रही है, बच्चा पैदा करने की क्षमता कमज़ोर है, तो अगर चंद्र और केतु शुभ है तो उसको ये लेकर के 9 नंबर बना लेना चाहिए, ताकि ये उपाय हो जाएगा और मंगल की शुभता में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए, बाकी आप सब समझदार हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। रही बात वास्तु की, वास्तु जो हम यूनिवर्सल करते हैं, लाल किताब के हिसाब से उसको नहीं माना जाता। उसका कारण क्या है कि यूनिवर्सल वास्तु जितना भी है वो है मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, गुरुद्वारे चर्च के लिए, उस धर्मशाला के लिए जहाँ पर बाहर के बहुत सारे लोग आने हैं, जहाँ पर बहुत सारा इकट्ठ होना है, मेले लगने हैं, जहाँ बहुत सारी दुनिया आकर के अलग अलग जगह से आके ठहरे, उसके लिए ये कॉमन वास्तु होता है। क्योंकि गोचर ने रोज चलना है, गोचर ने ही वो मेला लगवाना है, गोचर ने ही वो लोग इकट्ठे करने हैं। तो वो इसीलिए कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई पंडाल हो या किसी भी जगह, वहाँ पर वास्तु काम करता है। लेकिन जब आप अपने घर और अपने कार्यस्थल की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉमन वास्तु काम बिल्कुल नहीं आता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका आपको। अभी जब अशोक भाटिया जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा सूर्य और राहु यानी कि अशुभ फल देगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन लाल किताब के अनुसार देखा जाए तो सूर्य और राहु तो अशुभ फल देंगे ही देंगे, इन दोनों के मिल जाने से बृहस्पति की भी धज्जियां उड़ जाती हैं और बृहस्पति बिल्कुल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से रोग आते हैं, पैसा टिक नहीं पाता, आदमी जल्दबाज बन जाता है, जुकाम, साइनस, डस्ट एलर्जी, ये सब चीज़ें उसको आती हैं और आदमी सीधे वे से, धैर्य से कमाना नहीं सीखता, चोरी से कमाना सीखता है, टैक्स बचा करके, शराब बेच करके, उल्टे सीधे काम कर करके, रिश्वत ले करके। इसे बोलते हैं बृहस्पति का खराब होना। ठीक है। और यह सत्य है क्योंकि लगन में बैठ गया, लगन की बात करिए आपने, लगन में बैठ गया, उसने बिल्कुल बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। ये बिल्कुल सही जवाब जी था अशोक जी का। लेकिन भ्रष्ट बुद्धि करप्शन पैदा करती है।
सीधा नहीं चलने देती। समझ गए? इस प्रकार से आपको शुभ और अशुभ कह की जांच करनी है। लेकिन साथ में अगर अब हम वास्तु जोड़ें तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि सूर्य और राहु अगर लगन के अंदर हैं तो आप एक सोने की चेन गले में पहन के देखिए, बीमारियों के तांते को लग जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। और दूसरे से ज्यादा समझदारी दिखाने के कारण, खुद को ज्ञान है या नहीं है, ज्यादा समझदारी दिखाने के कारण लोगों की नजरों में गिरना इंसान अपने आप शुरू हो जाता है, जिसके कारण कहीं पर अपनी जगह नहीं बना पाता। तो वास्तु तो ये हुआ। और घर के अंदर अगर हम जाके देखें तो अगर इंसान गलत काम कर रहा है, दुनिया से छुपके काम कर रहा है, तो उसका चाहता भी है उसका काम चले, तो उसको अपने घर के पूर्व दिशा के अंदर किचन बनानी चाहिए, उसके साथ लगती हुई ऊपर ममटी बनाए, नहीं तो टॉयलेट बाथरूम बनाए। तो सूर्य राहु का योग बन गया। क्योंकि इस दुनिया के अंदर सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से भी लोग पैसे कमाते हैं, तो उसका वास्तु तो वो हुआ। तो कैसे कह सकते हो कि पूर्व दिशा की तरफ टॉयलेट बाथरूम अच्छा नहीं होता है? अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और केतु दूसरे घर के अंदर बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है 8वें घर से, लाल किताब उल्टी दृष्टि मारती है 8वें घर से, अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है, अगर उसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट को हटा दिया जाएगा, वो आदमी जो काम कर रहा है वहीं पे बर्बाद हो जाएगा, उसका वो काम ही खत्म हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट में उसके टॉयलेट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से इन सब चीजों को तोला जाता है। अब अगर मान लीजिए आपका सूर्य जन्म कुंडली के 10वें घर में मकर राशि के अंदर बैठा है, तो इसे बोलते हैं इंसान की बुद्धि उसके घुटनों में है। क्योंकि हमारे घुटने का स्थान कौन सा है? जन्म कुंडली का 10वां घर। और सूर्य से ही हिम्मत बनती है, सूर्य खराब हो तो हिम्मत गिरती है। तो आदमी के अंदर सहन शक्ति नहीं होती, चिड़चिड़ापन होता है, हर किसी की बात की खिलाफत करता, बाप का समझाया हुआ तो ऐसे लेता है जैसे उसे किसी ने गाड़ दिया कहीं। और बाप से ज़्यादा तकलीफ दे कोई भी नहीं होता उसके लिए, क्योंकि वो समझाता है। गुरु समझाए तो बुरा लगता है। अब ऐसे घर के अंदर अगर पश्चिम के अंदर रसोई बना दी गई तो मामला खराब हो जाएगा। तो वो जो घुटनों के अंदर दिमाग है, किसी भी उपाय करने के बाद वो दिमाग सर में नहीं आएगा, घुटनों में ही रहेगा। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब शुभ की बात करते हैं। क्या कहते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी होना चाहिए, यही कहते हैं ना। अगर नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए चंद्रमा ही बैठा है और कर्क या वृषभ राशि का बैठा है, तो अब तो उसको 4 चांद लग जाने चाहिए। लेकिन अगर बृहस्पति पहले घरों में हो, केतु बाद के घरों में हो, आप चेक करके देखिए, उसकी मां इतने दुख पाएगी कि परमात्मा भी त्रात्रा कर रहा होगा। इतने दुख उसकी मां को मिलेंगे, चाहे बाप के दिए हुए हो, चाहे स्वास्थ्य के दिए हुए हो, या दुनियादारी के हालात के दिए हुए। ऐसी अवस्था में नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप जब पानी का साधन कर देते हो तो मां को दुख सदा मिलता रहे, इसकी स्टैंप लगा देते हो, इसकी आप स्टैंप लगा देते हो। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी पानी का साधन करना अपने आप के लिए बहुत बड़ी दिक्कत कर जाएगा। लेकिन अब यहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर करना क्या चाहिए?
अब चंद्रमा को बल कौन दे सकता है? चंद्रमा को बल दे सकता है, मंगल बल दे सकता है, सूर्य बल दे सकता है, बृहस्पति बल दे सकता है। आपको देखना जन्म कुंडली में से इन तीनों में से कौन सा ग्रह शुभ है। आपको ये देखना इन तीनों में से कौन सा ग्रह शुभ है, और जो ग्रह शुभ निकले इनमें से उसको नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दीजिए, मां का दुख खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर शुभ है, तो करना क्या है, एक चांदी का बर्तन लीजिए, उसके अंदर हल्दी की गांठ भरिए, सोने का चकोर टुकड़ा डाल सकते हो तो आपकी श्रद्धा, बहुत उत्तम। उसको घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दीजिए, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में। तो चंद्रमा को बृहस्पति का बल मिलते ही मां के दुखों का समापन अपने आप होना संभव हो जाएगा, अपने आप। एक दो एग्जांपल और दे देता हूं ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। मान लीजिए चंद्रमा भाग्य स्थान में है, 9वें घर के अंदर, और बृहस्पति पहले केतु बाद में होने की वजह से वहां पर काफी खराब है। तो ऐसी अवस्था में घर के मध्य के अंदर आप पानी का कोई भी स्रोत करते हो या वो झरना टाइप लगा लेते हो, ठीक है, कुछ भी फाउंटेन शो पीस आते हैं। लेकिन फिर आपको यही देखना है कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों के लिए शुभ स्थान है 9वां घर। तो इनमें से कौन शुभ है, उस फाउंटेन के अंदर उसकी वस्तुओं को आप स्थापित कर दीजिए, बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वास्तु करना बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से मैंने बताया, आप न्यूमरोलॉजी के अंदर आप उस चीज़ को अपना करके देखिए, आप ये तक बता पाएंगे कि कौन सा नंबर अपनाने पर आपको क्या क्या सुख मिलेंगे। क्योंकि मान लीजिए केतु 12वें में है और चंद्रमा चौथे में है, तो अगर आप 27 नंबर अपनाते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम का ज्ञान, मियाँ बीबी के सुख का ज्ञान, पुत्र के सुख, भाई के सुख, केतु 12 में होने की वजह से, और खर्चने के सुख यानी कि मोटा पैसा खर्चने के सुख आपको केतु 12 की वजह से मिलेंगे। और इतना खर्चा होने के बावजूद भी चौथे घर का चंद्रमा अगर शुभ बैठा है, तब भी प्रॉपर्टियां बनेंगी, बिल्डिंगें खड़ी होंगी और नई नई महंगी गाड़ियां खरीदोगे। समझे? ये सारे सुख इस प्रकार से मिलेंगे। तो अपनी कुंडली जब भी देखनी शुरू करो, सबसे पहले आप उसमें से शुभ ग्रह निकाल लो। शुभ ग्रह निकाल के उनके अंक निकालिए और उसका कॉम्बिनेशन आपके घर में हो, आपके ऑफिस में हो, या किसी भी सीट का हो, या आपके मोबाइल नंबर का हो, आप लगा के देखिए। जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे, हमेशा जिंदगी में तरक्की पे रहोगे। ये जी, अभी मेरे पास एक सवाल आया है कि सूर्य राहु अगर लगन के अंदर हैं तो क्या इसका कोई शुभ फल भी होता है, कोई शुभ परिणाम भी होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के जितने टॉप क्लास रिसर्चर हैं और जो किसी भी चीज़ को जोड़ तोड़ के एक नई ही प्रतिरूप स्थापित कर देते हैं, कोई नई चीज़ बना देते हैं, ये सारे के सारे खराब बृहस्पति वाले तो होते हैं। शुभ बृहस्पति वाले मास्टर जी तो बेचारे सारी उम्र बच्चों को पढ़ा के उनको IAS, IPS और पता नहीं क्या कुछ बना करके अपने लिए ज़िंदगी में एक घर नहीं बना पाते, और रिटायरमेंट के बाद भी काम करने के लिए मजबूर होते हैं। तो सूर्य राहु अगर लगन में हो तो खुश रहना। अगर किसी रिसर्च में जा रहे हो और उसको मोटे दामों में बेच के
बिल्डिंग ज़रूर खड़ी करोगे, ये इसकी खासियत है। अब बेटा है तो मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन विद्वानों की संख्या भी ज़्यादा है, तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही कर देते हैं। जय माता की, खुशियाँ।